Welcome back student. Let's we continue our topic and in last video we discussed about sex determination, types of sex determination. आज हम examples देख लेते हैं. तो sex determination in human being हमने last video में discuss किया था XX, XY जिसमें पहला जो कंडीशन थी हमारी उसमें मेल हेट्रोगेमी थे एंड सेकेंड जो कंडीशन थी वो फीमेल हेट्रोगेमी की कंडीशन थी. तो हम आज करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड सेकेंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग यू नो वेरी वेल दैट देयर आर पेरेंट्स में हम मेल एंड फीमेल, मेल एंड दिस वन इज फीमेल. कैसे हम ह्यूमन बीइंग के केस में सेक्स डिटरमाइन करते हैं? तो मेल एंड फीमेल, दीज आर पेरेंट्स. नाउ यू नो वेरी वेल दैट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर आर 22 पेयर्स ऑफ, टोटल जो होते हैं वो 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स हैं वो क्या होते हैं? 22 पेयर्स आर ऑटोसोम which are same in human both case in male as well as in female. ऑटोसोम्स होते हैं एंड जो एक पेयर है वो क्या होता है? दैट इज डिफरेंट, जो हमारे मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता है. तो जो सेम होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं और जो डिफरेंट होते हैं वो होते हैं हमारे एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स. सो अब हम लिखते हैं 22 pairs are autosome. So in case of here, in case of male it having 22 pairs. So 22 pairs अगर आप करना चाहें तो 22 pairs कर सकते हैं, 22 pairs. और अगर आप 22 पेयर को अगर आप 44 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, X Y. तो ये हो गए टोटल हमारे पास 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. सेम इन केस ऑफ फीमेल देयर इज 22 पेयर्स, 22 पेयर्स प्लस XX. नाउ यू नो वेरी वेल दैट ह्यूमन बीइंग हैविंग द मेल हेट्रोगेमी कंडीशन, यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी होता है, फीमेल है दैट इज द होमोगेमेटिक कंडीशन. नाउ ये जब इसके गैमेट बनेंगे व्हेन गैमेटोजेनेसिस देन गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट से जब फॉर्मेशन होगी इसकी तो हमारा मेल है इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. फर्स्ट इज 22 प्लस X, this type, and second is 22 plus Y. Okay, and same फीमेल में, क्योंकि यहाँ 2 गैमेट्स क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे X क्रोमोसोम, X और Y, ये जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है ठीक है, X और Y कंसिस्टिंग है, हेट्रोगेमेटी है. यहाँ फीमेल के केस में दोनों ही सेम होंगे, 22 प्लस X एज वेल एज अनदर इज ऑल्सो. तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारी फीमेल है ड्यूरिंग oogenesis इट प्रोड्यूस ओनली सिंगल टाइप ऑफ गैमेट, बट मेल प्रोड्यूसिंग 2 टाइप ऑफ गैमेट, 22 प्लस X, 22 प्लस Y. बट इन केस ऑफ फीमेल इट प्रोड्यूस 22 प्लस X. और ये दूसरा भी जो, क्योंकि हमें पेयर में तो करना ही है ना, तो ये सिर्फ एक ही टाइप के एग प्रोड्यूस करती है जिसमें 22 प्लस X प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज गैमेट के बाद, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, ऑफस्प्रिंग जब बनती है, ये यू कैन से जब प्रोजेनी बनती है ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग जब बनता है देन इफ this type gamete of male will fuse with this female gamete, then there is the production of 22 pairs, या you can say 44 plus XX means production of female
baby. Same if this type of gamete is involving here, and ये तो आप चाहे इससे रिएक्शन करवा लो तो हम एक ही लिख दे रहे हैं, ज़्यादा बेटर होगा. So it will produce 44 plus XY, and this is the male baby, yeah, you can say male child, and this is the female child. So इधर क्या लिखा हमने, यहाँ पे मेल हेट्रोगेमी है या हमारा फीमेल होमोगेमेटिक है. गैमेट्स जब बनेंगे तो 22 पेयर प्लस एक्स, 22 नॉट सॉरी पेयर, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई. And in case of female, it produced during oogenesis, it produced during spermatogenesis, it produced X, 22 plus X as well as 22 plus Y types of gametes. And in case of female, it produced single type of egg, and that is 22 plus X, 22 plus X. Next, if the fertilization of this 22 plus X consisting gametes with female gamete, then the production of 44 chromosome which are autosome and XX, and as a result production of female baby or female child. And if the involvement of this type of gametes of male and this female gametes, then the fertilization होती है और fertilization के बाद जो progeny तैयार होती है, that is the male baby. So there is the production of a female baby and male baby that is depend on male, because male donate its Y chromosome, as a result production of male baby अगर, so यहाँ पे male is responsible for the production of boy child. हाँ, लेकिन it is not correct to blame only a female to produce a female baby or male baby. तो यहाँ हमने ये देखा कि ये जो मेल बेबी का प्रोडक्शन और फीमेल बेबी का प्रोडक्शन है वो सब किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन मेल. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. तो आपको पता है हनी बी, हमारे हनी बी का केस है, हनी बी का केस है दैट इज हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन, या दैट इज द हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम. वहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही स्टेट प्रेजेंट होती हैं. कैसे प्रेजेंट होती हैं देखिए जरा. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. Honeybee is the best example of parthenogenesis. Honeybee is the best example of parthenogenesis. ये बहुत important point है कि parthenogenesis in animal. एनिमल में अगर हम पार्थेनोजेनेसिस पढ़ते हैं तो उसका अच्छा एग्जाम्पल है हमारा हनीबी. तो और पार्थेनोजेनेसिस देखिए, पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है. सो पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन होती है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, द प्रोडक्शन ऑफ progeny without fertilization, fertilization is known as parthenogenesis. पार्थेनोजेनेसिस. सो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल कैसे है ये देखते हैं हम आज की. हाउ दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस.
अभी पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन तो हमने देख ली है. सो यहाँ पे हम पेरेंट्स देखेंगे. देयर आर पेरेंट्स फीमेल एंड मेल. हनी बी के केस में हनी बी का जो हाइव होता है वहाँ हनी बी हाइव, यहाँ 3 मेंबर्स होते हैं. वन इज मेल जिसे हम ड्रोन बी बोलते हैं. मेल आर नोन एज ड्रोन्स. ओके. सेकेंड इज फीमेल एंड फीमेल है. ये 2 होती हैं. एक तो वर्कर है, वर्कर, एंड दूसरी है वो बहुत ही स्पेशल होती है जिसे हम क्वीन बोलते हैं. सो देयर आर 3 मेंबर्स इन केस ऑफ हनी बी हाइव, ड्रोन्स, वर्कर एंड क्वीन. अब देखिए यहाँ पे कैसे ड्रोन की फॉर्मेशन होती है, कैसे क्वीन और वर्कर की फॉर्मेशन होती है. सो अभी मैंने आपको बताया कि हनी बी का जो केस है दैट इज द हैप्लोडिप्लॉइडी केस या हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन. In case of female, there is the 32. These females are 32 chromosome consisting. So in female, 32 chromosomes present. Chromosomes. So you can say what these are. These are diploid case. And in case of a male, these are haploid. Means trans. These are haploids. And haploid है तो यहाँ diploid 32 क्रोमोसोम है तो haploid कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम. There are 16 chromosome present. In case of female, there are diploid condition so that 32 chromosomes present, but in case of male, here 16 chromosomes are present. Now during gametogenesis या gamete formation तो इनके जो gametes बनते हैं वो कैसे बनेंगे? Gametes बनेंगे तो in case of these female, there are the meiosis. In this case meiosis occur, and in case of male, here only mitosis occur. Mitosis. मियोसिस में क्या होगा? जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो फीमेल में मियोसिस होती है, जिसकी वजह से मियोसिस को क्या कहते हैं हम? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. हमने +1 क्लास में पढ़ा है दैट मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन मतलब यहाँ पे हमारे जितने क्रोमोसोम हैं उनके हाफ हो जाते हैं, नई जो गैमेट्स बनते हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम पहुँच जाते हैं. एंड माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन दिस इज, इट इज इक्वेशनल डिवीजन. सो माइटोसिस occur in male and during the gamete formation, and in case of female here meiosis occur. As a result 16 chromosome, 2 types of gametes formed here, 16 chromosomes and 16 chromosomes. Meiosis हुआ तो there are 2 type of gametes, 16 chromosome consisting 2 type of gametes formed. But in case of male, here only 16 chromosome, because there is only 1 type of gametes formed, 16 chromosome consisting, which is chromosomes. Next, अब
यहाँ पे जब ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ दो कंडीशन बनती है, एक विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए ये विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन, this is known as without fertilization. There are two types of progeny formed, two ways through which progeny are formed, एक बिना फर्टिलाइजेशन के और दूसरे विद द हेल्प ऑफ, दूसरा जो तरीका है वो विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ 16 + 16 कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 32 क्रोमोसोम। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 32 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग क्या होते हैं, फीमेल होती है। 32 क्रोमोसोम्स, दीज आर फीमेल। एंड फीमेल में कौन कौन होता है, फीमेल में क्वीन are diploid, and जो यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हुई है, दैट आर मेल, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट मेल आर 16 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग एंड फीमेल आर 32 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग। सो फीमेल, एंड फीमेल में कौन कौन से इंक्लूड हैं हमारे, क्वीन एंड वर्कर। एंड इन केस ऑफ मेल देयर आर ड्रोन्स। So this was the sex determination in honeybee. In case of honeybee, there is the haplodiploidy condition, and it is honeybee is the best example of parthenogenesis. Was the meaning of parthenogenesis? Without fertilization, if the progeny formation occur, then we call that is the parthenogenesis. क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ही न्यू जनरेशन या फिर आप बोल सकते हो कि नए ऑफस्प्रिंग या नए प्रोजेनी है वो बनते हैं। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हो रही है तो हम उससे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। सो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं मेल, फीमेल एंड मेल। फीमेल इज 32 क्रोमोसोम कंसिस्टिंग एंड मेल इज 16 chromosome which is haploid and female is diploid. So in case of female there is meiosis during the gamete formation, there is meiosis take place, and meiosis is the reductional division. As a result there are 32 chromosome divide and 16 chromosome, two types of gametes formed here. But in case of male there is only 16 chromosome, one type of gametes formed. Now there are the two ways for the formation of progeny. One is without fertilization, we say this is a parthenogenesis, and without fertilization the formation of 16 chromosome structure take place, and this 16 chromosomal structure is male. So and with the help of fertilization, if fertilization occur here, then during the fertilization process 16 chromosome female structure या gametes, it fused with the 16 chromosome consisting male gamete. As a result the formation of 32 chromosomal structure, and this is known as female or queen. Next हम चलते हैं, ये sex determination हमारे जो syllabus में था वो यहीं तक था। Next हम चलते हैं pedigree analysis पे। Pedigree analysis, that is the pedigree analysis is the next topic, and pedigree analysis बहुत ही important है। एक फैमिली ट्री के रूप में हमारे जो फैमिली हैं या जनरेशन ओवर जनरेशन, अगर हमें उनके जेनेटिक ट्रेट पता करनी है तो उसमें जो हमारी पेडिग्री एनालिसिस है उसका बहुत रोल है। सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स जनरेशन ओवर जनरेशन या इन सेवरल generation in a family as a form of in the form of family tree is known as pedigree analysis. Next is pedigree analysis.
pedigree analysis. It is a study of inheritance, the study of, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या जो रिप्रेजेंटेशन है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं. तो द स्टडी ऑफ inheritance, the study of inheritance of genetic traits, and several generations of a family, in the form of family tree, in the form of family tree diagram. Is known as pedigree analysis. So pedigree analysis क्या है? ये एक एनालिसिस करना होता है अगर किसी भी ह्यूमन फैमिली, कोई भी ह्यूमन फैमिली है, उसके जेनेटिक ट्रेट्स सेवरल जनरेशन टू जनरेशन, अगर उसके जेनेटिक ट्रेट को देखा जाए और फिर उसके इनहेरिटेंस की स्टडी की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस. सो पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ जेनेटिक ट्रेट in several generation of a human family in the form of family tree diagram is known as pedigree analysis. There are many symbols are used to analyze a family tree. जब हम किसी भी फैमिली ट्री को जब करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जो यूज़ करते हैं. अभी देखिए कौन कौन से सिंबल्स हैं. सिंबल्स which are used तो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हमारे पेडिग्री एनालिसिस में यूज किए जाते हैं. फर्स्ट इज दिस स्क्वायर एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट मेल. जहाँ पे भी ये सिंबल है स्क्वायर का, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज द मेल. सेकंड इज दिस सर्किल रिप्रेजेंट फीमेल. This is male, this is female, and this is the sex unspecified. Okay. Next, if this male is shaded, अगर ये shaded है, it means affected male. इसका मतलब क्या है? ये कैसा मेल है? This is affected male. If this circle is shaded, it means this is affected female. Affected मतलब these are healthy male, healthy female. If these are shaded, अगर ये shaded है तो ये किसी भी डिजीज से affected है. So affected female. Okay. Now if this symbol is used in pedigree analysis, it means there is a mating. There is a mating
Okay, this symbol represents mating, male female marriage, mating. Next is if there is a double symbol like this, it is mating within relation. Relation में marriage, mating in relative या mating in relation. नेक्स्ट सिंबल है वो कौन कौन से हैं देखिए, मेटिंग विद, मेटिंग दिस इज एंड दिस इज मेटिंग इन रिलेशन. अगर डबल सिंबल है तो मेटिंग विद रिलेशन. इफ दिस सिंबल इज गिवन, इसका मतलब अफेक्टेड मेल मेटिंग विद अनअफेक्टेड या हेल्दी फीमेल. इफ दिस affected male mating with unaffected या healthy female. Next, if this is given, it means, and female is shaded, it means what? It means affected female mating with affected female mating with healthy man या unaffected male. Okay, next, if this representation is given, this is male, this is female, and this is structure. It means male and female, male mate with this female, and both these are these are giving birth to one male boy, yeah, male baby, and second one is female baby. So this is the son and this is daughter. तो ये son है, ये daughter है, और दोनों ही कैसे हैं? हेल्दी हैं. यहाँ पे मेल एंड फीमेल भी हेल्दी हैं. सो ये क्या है? above parents and below is below. ये कौन है? son. And this circle is, this is daughter. Next हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो देखते हैं कि ये if there is the, if this symbol is given, if one child is affected, it means, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक चाइल्ड अफेक्टेड है, इट मीन्स बोथ आर द कैरियर. तो ये हमारे हैं. एंड लास्ट वन इज दिस सिंबल, एंड दिस इज द 5 unspecified children. तो ये हमारे कुछ सिंबल थे जो हमारी पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम, जब हम फैमिली चार्ट बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ. अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.